बहुत ज्यादा प्रॉपर पिक्चर और इसे पुराने जमाने की मूवीज होता था ना वैसे ही बोल रहा है। प्रॉपर वो रील चलती थी ना। ओके गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं AS22। AS22 का नाम है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। तो पहला डिस्क्लोजर कि ये सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स के लिए है और किसी टैक्स के लिए नहीं है। मतलब सर इसमें हम GST के अकाउंटिंग सीखेंगे क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स भी कौन सा? इंडियन इनकम टैक्स भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस। तो पहले तो इनकम टैक्स आप लोग पढ़ चुके हो, क्या होता है इनकम टैक्स? हम जो भी इनकम अर्न करेंगे उसके ऊपर टैक्स लगेगा। मान लो आप लोगों ने 10 लाख रुपए कमाए, अब आप लोगों का एग्जाम्पल नहीं ले सकते क्योंकि इनकम टैक्स जो हम पढ़ते हैं हम किसके लिए पढ़ते हैं? एज एन असेसी। उसमें आपकी 5 हेड की इनकम अलग अलग क्लब होती है कि नहीं होती? सब एग्री करते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग हम किसकी करते हैं? सैलरी की अकाउंटिंग करते हो क्या आप? हाउस प्रॉपर्टी की करते हो क्या? कैपिटल गेन की करते हो क्या? अदर सोर्सेज की करते हो क्या? अकाउंटिंग किसकी होती है? बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो या तो फिर आप बिजनेस कर रहे हो सोल प्रोप्राइटर, या फिर आप कर रहे हो HUF पार्टनरशिप फॉर्म या कंपनी। तो अभी अपन असेसीज को साइड में रखते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं किसकी? बिजनेस की, और फिर हम टैक्स पे कर रहे हैं। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन कि जो आप टैक्स पे करते हो उसकी अकाउंटिंग में एंट्री क्या पास करते हो? बड़ा सिंपल रखते हैं, कोई 4 हेड की इनकम है ही नहीं। जो इनकम है बिजनेस की इनकम है। बिजनेस की इनकम है मान लो 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए पे आपका टैक्स आ रहा है 2,62,500 रुपए, मतलब 2,50,000 रुपीज का आपका टैक्स है। इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या पास करोगे? पहले इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऑब्वियसली क्योंकि हमने पेमेंट किया है। फिर इस इनकम टैक्स को राइट ऑफ किससे करोगे आप? P&L से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स अकाउंट, ठीक है। क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा है आपका? एज पर इनकम टैक्स ये खर्चा अलाउड नहीं है। एज पर अकाउंटिंग P&L में लिखते हो क्या इसको आप? P&L में नहीं लिखते, इसको अलग से मेंशन करते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सारी FM वगैरह भी ऐसी पढ़ाई गई ना, तो कहीं ना कहीं इसको P&L एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं कि ये मेरा प्रॉफिट हुआ। फिर प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन क्या होगा कि जो भी नेट प्रॉफिट है उसको P&L एप्रोप्रिएशन में लेके आऊंगा। मेरा नेट प्रॉफिट आया, उसमें से टैक्स का पेमेंट जाएगा। पेमेंट नहीं जाएगा तो 31 मार्च को तो हम यहाँ सीखते हैं कि हम उसका क्या बनाएंगे? प्रोविजन बनाएंगे। प्रोविजन बनाएंगे, रिजर्व्स में डालेंगे। रिजर्व्स में डालने के बाद जो बचेगा वो शेयर होल्डर्स में या फिर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, एज मे बी द केस। मतलब कहीं ना कहीं हम ये समझे कि हमारा जो टैक्स बन रहा है वो हम हमारे प्रॉफिट में से राइट ऑफ कर देंगे। क्लियर है? ठीक है। अब ये जो आप टैक्स की बात हो रही है, आप समझना, आप जब PGBP पढ़ के आए, अब वो जो 4-5 बच्चे PGBP नहीं पढ़ के आए हैं उनको थोड़ा रिलेट करना पड़ेगा, बाकी सबके लिए तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहेगा। जब हम PGBP पढ़ते हैं इनकम टैक्स में, तो बहुत सारे इनकम टैक्स के रूल्स ऐसे हैं जो अकाउंटिंग रूल्स से मैच नहीं खाते। मतलब कहीं ना कहीं एज पर अकाउंटिंग कोई खर्चा अलाउड होगा, पर वो खर्चा कहाँ अलाउड नहीं है? इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है। जिसका सबसे सिंपल एग्जांपल, कोई भी खर्चा आपने 10,000 से ज्यादा कैश में किया है तो वो इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है। पर यहाँ अकाउंटिंग में आपको कैश और बैंक का कुछ सिखाया गया। अकाउंटिंग में तो खर्चा होता है, वहां तो अलाउड है, पर यहाँ अलाउड नहीं। और दूसरा एग्जांपल प्रोविजन। सर अकाउंटिंग में तो मैचिंग कंसेप्ट में सिखाया जाता है कि अप्रूवल बेसिस पे प्रोविजन तो आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर इनकम इस साल रिकॉर्ड कर रहे हो तो खर्चा कभी भी होने वाला हो उसके लिए तैयारी इसी साल करके क्या कर दो? प्रोविजन। जिसके लिए अपन प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बनाते हैं, अलग अलग प्रोविजन बनाते हैं। तो वहां तो अकाउंटिंग में सिखाया जाता है कि प्रोविजन क्रिएट करो और वो आपका खर्चा है उसको आप P&L में से चार्ज करो। लेकिन यहाँ इनकम टैक्स में प्रोविजन अलाउड नहीं है। और कोई डेप्रिसिएशन, सर वहाँ तो बहुत लॉजिकल डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। मतलब लाइफ के अकॉर्डिंगली, उसकी रेसिडुअल वैल्यू के अकॉर्डिंगली, उसके नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंगली एक एक एसेट का डिटेल वर्किंग करके डेप्रिसिएशन निकालते हैं।
24 इंच है, यहाँ पे जब से 24 इंच और यहाँ पे जब से आपने खरीदा है तब से लेके यहाँ पे पुट टू यूज बहुत सारे चेंजेस है। वहाँ पे मेथड भी हम हमारे बेनिफिट के अकॉर्डिंगली लेते हैं। एक जैसा मिलता है तो एसएनएम, डिक्रीजिंग पैटर्न में मिलता है तो डब्ल्यूटीडी, फिर यूनिट प्रोडक्शन मेथड, मशीन आर्म मेथड, एन्युटी मेथड, डिप्लीशन मेथड, एज पर बेनिफिट। जैसा बेनिफिट मिल रहा है वैसा डेप्रिसिएशन लगता है। सिंपल, एक दिन यूज किया तो एक दिन का डेप्रिसिएशन, पूरे साल यूज किया तो पूरे साल। इतना नाटक अपन यहाँ करते हैं क्या? मेथड में भी रिस्ट्रिक्शन क्या लगेगा? डब्ल्यूटीडी। दिन में भी रिस्ट्रिक्शन या तो आधे साल का या फिर पूरे साल। ये सारे रिस्ट्रिक्शन आप लोग जो 25 वाले अटेम्प्ट जो जून 25 वो आप लोग डिटेल में पीजीबीपी में पढ़ो कि वहाँ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की पूरे रीति रिवाज ही क्या है, अलग है। मतलब यहाँ पे अगर फेरे पढ़ाए जा रहे हैं तो वहाँ तो निकाह करवाया जा रहा है, समझे? इतना फर्क। इट मीन्स एज पर अकाउंटिंग हमारा डेप्रिसिएशन अलग है, एज पर इनकम टैक्स हमारा डेप्रिसिएशन अलग है। अगर डेप्रिसिएशन अलग है तो एज पर अकाउंटिंग हमारा जो प्रॉफिट है, जिसको आज के बाद बोलेंगे हम बुक प्रॉफिट, क्या बोलेंगे? बुक प्रॉफिट, वो अलग है। और एज पर इनकम टैक्स जिसको हम बोलेंगे टैक्सेबल प्रॉफिट, वो अलग है। हाँ, और कोई रीजन? सर डायरेक्ट टैक्स अलाउड नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स की बात हो गई ना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाता है। और कुछ और कोई डिफरेंस जो आपने ऑब्जर्व किया होगा? सर अकाउंटिंग में तो अलाउड है। चैरिटी, आप जो दान धर्म करते हो, डोनेशन वगैरह, वहाँ बिजनेस में खर्चा अलाउड है। यहाँ पे किसी प्रकार की चैरिटी अलाउड नहीं है। समझ में आया कि नहीं? ऐसा होता है। आप मान लो जो हम डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल सही है, होता होगा, ऐसी कोई दुनिया होगी, मार्स में कोई एलियन रहते होंगे, ठीक है? तो यहाँ डोनेशन अलाउड है या डोनेशन अलाउड नहीं है? तो ऐसे मल्टीपल रीजन। और भी कुछ है? सर यहाँ पे ड्यू बेसिस चलता है। इनकम टैक्स में बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो पेमेंट बेसिस पे चलते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन। अकाउंटिंग में इंटरेस्ट ऑन, आपने लोन लिया उस पर इंटरेस्ट बनता है तो पे करो कि मत करो, ड्यू बेसिस पे अलाउड है। इसी इनकम टैक्स में इंटरेस्ट ऑन लोन से पेमेंट बेसिस पे अलाउड होता है। एम्प्लॉइज का बोनस और कमीशन पेमेंट बेसिस पे अलाउड होता है। तो हो सकता है सर अभी तो ड्यू हुआ है, हम पे उसको कब करेंगे? अगले साल। ये परफेक्ट एग्जांपल है, ढंग से सुनना इस एग्जांपल। एज पर अकाउंटिंग मैंने कहा कि यार इसका बोनस बनता है 5 लाख रुपए, मैंने दिया नहीं है, अगले साल दूंगा। तो लेकिन 5 लाख का खर्चा अलाउड है कि नहीं? तो मेरी इनकम 5 लाख से कम हो गई। मान लेते हैं मेरे बाकी सारे खर्चे जो सेम थे वो सब माइनस करने के बाद मेरी टोटल इनकम हो रही है बुक प्रॉफिट 20 लाख। उसमें से 5 लाख का बोनस एज पर अकाउंटिंग तो अलाउड है क्योंकि ड्यू बेसिस पे है, मैचिंग कंसेप्ट है, तो 15 लाख मेरा बुक प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे ये जो बोनस वाला खर्चा है ये स्पेसिफिकली तभी अलाउड है जब आप इसको पे कर दो। आपने इसको किस फाइनेंशियल ईयर में पे ही नहीं करा तो ये एज पर इनकम टैक्स अलाउड नहीं होगा। तो एज पर इनकम टैक्स में टैक्सेबल प्रॉफिट कितना रह जाएगा? 20 लाख रह जाएगा। मतलब बुक प्रॉफिट 15 लाख और टैक्सेबल प्रॉफिट 20 लाख, बस आ गया। ऐसे मल्टीपल रीजंस, इन रीजंस की वजह से बुक प्रॉफिट अलग, टैक्सेबल प्रॉफिट अलग। तो यार अगर मान लेते हैं कि मैं एक पार्टनरशिप फॉर्म हूँ या कंपनी हूँ जिस पे कोई स्लैब एप्लीकेबल नहीं होती, 30% की फ्लैट रेट एप्लीकेबल होती है, ये इसलिए ले रहा हूँ ताकि टैक्स कैलकुलेट करने में आसानी रहे। तो यहाँ पे मुझे 15 लाख का 30% मिलता है। 15 लाख का 30% कितना हो गया? 4.5 लाख। और यहाँ 20 लाख का 30% कितना हो गया? 6 लाख। तो इनकम टैक्स वाले मुझसे 4.5 लेंगे कि 6 लेंगे? 6 तो 6 लेंगे। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि अंदर ही अंदर अगर ड्यू बेसिस मेंटेन करना है, मैचिंग कंसेप्ट मेंटेन करना है तो बिल्कुल होल हार्टेडली प्रॉपर्ली करो। तो मेरा टैक्स तो 4.5 ही बनना चाहिए, ये ले रहे हैं मुझसे 6। क्यों? 1.5 लाख का फर्क कहाँ से आया? सर वो 5 लाख का बोनस था ना, इन्होंने अलाउ नहीं किया। अलाउ नहीं किया तो 5 लाख का 30% कितना होता है? 1.5 लाख। उससे टैक्स ज़्यादा ले रहे। अब एक बात बताओ, ये 5 लाख रुपए इन्होंने इस साल अलाउ नहीं किया। ढंग से सुनना और हम एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे और भटकना नहीं। ये 5 लाख इन्होंने इस साल अलाउ नहीं किया, क्या ये आगे आने वाले ईयर्स में अलाउ होने वाले हैं क्या? हाँ, क्योंकि जब मैं अगले साल पे करूँगा तो अलाउ हो जाएंगे। अभी बात सुनो, आप बिल्कुल मुद्दे की बात पे पहुंच गए। ये जो 5 लाख है
सर इस साल इन्होंने अलाउ नहीं किया तो क्या हुआ? ये तो पेमेंट बेसिस पे अलाउ करने मतलब अगले साल अलाउ कर देंगे। और अगले साल की सिनेरियो देखोगे, मान लेते इनकम वही 20 लाख है, तो अगले साल मैंने कोई बोनस नहीं दिया, तो यहाँ तो टैक्स कितने पे बनना चाहिए? 20 पे, और वहाँ अब 5 लाख रुपए अलाउड हो जाएंगे तो टैक्स कितने बनेगा? 15 पे। मतलब बनना चाहिए 6 लाख, 20 लाख का 30% बनेगा कितना? 15 लाख का 30%, 4.5 लाख। तो मैं अगले साल क्या दूंगा? टैक्स कम दूंगा ना। इस साल जो मैं टैक्स ज्यादा दे रहा हूँ उसकी वजह से अगले साल टैक्स क्या दूंगा? कम दूंगा। समझे कि नहीं? तो ये जो मैं 1.5 लाख रुपए ज्यादा दे रहा हूँ, इसका बेनिफिट मुझे अगले साल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जिसका बेनिफिट अगले साल मिले वो क्या है? एसेट। तो इसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट। क्या बोलते हैं? डेफर्ड टैक्स एसेट। समझे कि नहीं? सिचुएशन उल्टी भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है कि सर इस साल कोई ऐसा डिडक्शन मिल गया मुझे जिसकी वजह से मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया, लेकिन मेरा बुक प्रॉफिट क्या है? ज्यादा। और ये जो कमी पेशी हुई ना, ये अगले सालों में क्या हो जाएगी? रिवर्स। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले सालों में क्या हो जाएगी? ये ही वर्ड पूरा AS22 का कोर है। ये एक वर्ड सिंगल, कौन सा? रिवर्स। अगर रिवर्स नहीं हो रहा है तो फिर तो कोई लेना देना ही नहीं, ना मुझे बेनिफिट बाद में मिलेगा, ना मुझे भुगतना बाद में पड़ेगा। ये जो टैक्स कम हुआ ना, ये पलटी मारेगा सर, ये रिवर्स होगा। ये जो आज कम पे कर रहा हूँ, अगले सालों में क्या पे करना पड़ेगा? ज्यादा। ये होता है डेप्रिसिएशन की केस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शायद मैं डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ 10%, वहाँ वो लगा रहे हैं 15%, तो मैं 10% से धीरे धीरे डेप्रिशिएट कर रहा हूँ, वो 15% से जल्दी जल्दी डेप्रिशिएट कर रहे हैं। जल्दी डेप्रिशिएट करने मुझे डेप्रिसिएशन ज्यादा आ रहा है, डेप्रिसिएशन ज्यादा आ रहा है, टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो रहा है। तो अभी कम आ रहा है तो मैं टैक्स क्या कर रहा हूँ? कम पे कर रहा हूँ, जबकि पे करना चाहिए ज्यादा, पर पे कम पे कर रहा हूँ ना। तो सर जल्दी ज्यादा रेट से डेप्रिशिएट करेंगे तो उनकी तो असेट कुछ ही सालों में डेप्रिशिएट हो जाएगी, बाकी के सालों में क्या होगा? बाकी के सालों में इधर तो डेप्रिसिएशन आता रहेगा, उधर डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, तो रिवर्सल क्या होगा कि ये प्रॉफिट कम होगा, वो प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो जो मैं आज टैक्स कम पे कर रहा हूँ, इसकी वजह से मुझे बाद में पैसा ज्यादा पे, आपको बाद में पैसा पे करना पड़ेगा, तो ये क्या है आपके लिए? समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? ठीक। सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड क्या बोला? अगर चीजें रिवर्सल है तो फिर सर उसकी वजह से या तो आपको बाद में कम देना है या ज्यादा देना है। कम देना है, आपको बेनिफिट मिल रहा है तो क्या है? डेफर्ड टैक्स एसेट। ज्यादा देना पड़ रहा है तो क्या है आपके ऊपर? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब इसको थोड़ा एएस की टेक्निकल लैंग्वेज से सर एएस ये कहता है कि अगर आपके बुक प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में डिफरेंस है, किसी भी रीजन से हो सकता है कि वहाँ के और यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन सेम नहीं है, तो उस डिफरेंस को, जैसे 5 लाख का मेरा डिफरेंस, इस डिफरेंस को पहले मैं 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करूँगा। ये जो डिफरेंस है ये परमानेंट नेचर का है या टेम्परेरी नेचर का है। अगर ये परमानेंट नेचर का है, ये जो डिफरेंस है ये रहेगा। जैसे डोनेशन, तुमने 2 लाख रुपए का डोनेशन दिया, यहाँ पे खर्चा अलाउ हो गया, तुम्हारा बुक प्रॉफिट क्या हो गया? कम। वहां पे खर्चा अलाउड ही नहीं हुआ, तुम्हारा टैक्सेबल प्रॉफिट क्या रहा? ज्यादा। तो क्या ये 2 लाख का खर्चा ऐसा है क्या कि जो इस साल अलाउ नहीं हुआ आगे कभी अलाउ होने वाला है? नहीं ना, ऐसा तो नहीं। तो डोनेशन तो अलाउड होता ही नहीं है, इसी साल नहीं है तो अगले साल भी क्या होगा? तो ये है परमानेंट डिफरेंस। ये डेंट पड़ गया परमानेंट, अब ये 2 लाख का डिफरेंस रहेगा, इसको आप मिटिगेट नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। तो ऐसे परमानेंट डिफरेंस से कुछ नहीं है। इसके अकॉर्डिंगली तो ना आगे कभी बेनिफिट मिलेगा, ना ही आगे कभी पैसा ज्यादा पे करना है। जो पे कर दिया सो कर दिया, वो इसी साल का है, खत्म बात। आप यूँ समझ लो कि 18 लाख पे 30% पे करना था, पर हमने 20 लाख का 30% किया, तो परसेंट टैक्स 30% नहीं हुआ, 32-35% हो गया। समझेंगे नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या कह रहे हैं कि सर प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस कौन सा है? परमानेंट है कि टेम्परेरी है? परमानेंट है तो इग्नोर, टेम्परेरी है तो डिपेंड। ये टेम्परेरी जब रिवर्स होगा तो हमारे फेवर में रिवर्स होगा कि अभी उसमें रिजर्व होगा? अभी हम टैक्स कम पे कर रहे हैं कि ज्यादा पे कर रहे हैं? अभी हम कम पे कर रहे हैं।
बाद में ज्यादा पे करेंगे, क्या है? अभी हम ज्यादा पे कर रहे हैं, बाद में कम पे करना पड़ेगा, क्या है ये? क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. यही आपका ये स्टोरी अंडरस्टैंडिंग का। अब कंटेंट समझो, ठीक है? 12 बैच मिनिमम टैक्स प्रोविजन। अब ये जून अटेम्प्ट वालों के लिए मिनिमम टैक्स प्रोविजन नीडेड फॉर दिस चैप्टर, कि आपको ये प्रोविजंस पता होने चाहिए कि पीजीपीपी में हम इनकम टैक्स में ये प्रोविजन पढ़ेंगे, तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप ये समझ पाओगे। पहला, ट्रीटमेंट ऑफ डोनेशन पेड इन पीजीपीपी सर एज पर अकाउंटिंग अलाउड एज पर टैक्सेबल, मतलब ये वाला कॉलम है मेरा अकाउंटिंग का और ये है मेरा टैक्स, यहाँ अलाउड है मेरा। दिस अलाउंस अंडर सेक्शन 43B पेमेंट वाला होता है उनका, तो या फिर उनका वो 43B कैश पेमेंट वाला होता है, तो यहाँ अलाउड है और यहाँ अलाउड नहीं है। तो सर एज पर इनकम टैक्स अलाउड है, यहाँ पे अलाउड नहीं है। डेप्रिसिएशन अलाउंस अंडर सेक्शन 32, तो सर यहाँ का डेप्रिसिएशन अलग होता है, यहाँ का डेप्रिसिएशन अलग होता है, हो सकता है कम हो या ज्यादा हो बेस्ड ऑन असेट, ठीक है? देन डिडक्शन फॉर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 35D, यहाँ 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में होता है, यहाँ एक बार में खर्चा अलाउड होता है, ठीक है? देन कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, सर यहाँ जो लॉसेस है, मतलब आज अगर मैंने किसी और चीजों की वजह से लॉस हो गया तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अगले साल मुझे टैक्स क्या देना पड़ेगा? कम देना पड़ेगा। यहाँ डिडक्शन मिला ही नहीं था, लॉस था ही नहीं, तो ये जो रिवर्स होगा ना, ये इसकी वजह से भी क्या आएगा? DTA आएगा, ठीक है? नेक्स्ट, मैं मिनिमम अल्टरनेट टैक्स अंडर सेक्शन 115 JB 18.5 से टैक्स पे करना पड़ता है, याद है आपको? कि आपको बड़े बड़े डिडक्शन मिल रहे हैं, कौन कौन से? 3580 डिडक्शन ऑन द बेस ऑफ इनकम 80I से लेके 80H 80P तक, और ये वो हो गया 80I की सीरीज में हो सर, QQB RRP सेल्स वाला 10AA वाला, ये तीन तुम नाम सुनो। 3580 80I से लेके 82 RRB, 80I से लेके 80 RRB, अटपटे नाम है, वहां पढ़ोगे तो रट्टा हो जाएंगे। यहाँ सिर्फ इतना समझ लो कि अगली बार जिक्र हो तो तुम्हें याद हो कि सर ने इस कंटेक्स्ट में जिक्र किया, ठीक है? फिर है 10AA, 10AA होता है एक्सपोर्ट करने से प्रॉफिट क्या हो जाता है? माफ हो जाता है। तो ये जो तीन हैवी डिडक्शन मिले हैं, इसको वापस से ऐड बैक किए जाते हैं, ऐड बैक करके मिनिमम अल्टरनेट टैक्स लिया जाता है। तो सर यहाँ तो इनकम खूब सारी होगी, वहाँ डिडक्शन लिया होगा, फिर मिनिमम अल्टरनेट टैक्स पे किया होगा, और फिर वो टैक्स का भी आपको क्रेडिट मिलता है, तो वो सारे प्रोविजन आपको समझ में आने चाहिए। जब क्वेश्चन आएगा तो फिर इन क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन है ना, वो डिफिकल्ट हो जाए। अभी कितना आसान है, क्योंकि अभी आपने सिर्फ कंटेक्स्ट में पढ़ा कि बाद में कम देना है कि ज़्यादा देना है। अभी कितना कम देना है, कितना ज़्यादा देना है, रिवर्स होगा तो एक साल में होगा, धीरे धीरे होगा, किस साल में कितना रिवर्स होगा, तो पहले असेट क्रिएट करोगे, फिर जब रिवर्स होने लगेगा तो उस असेट को राइट ऑफ करोगे, बेनिफिट मिल रहा है ना आपको, असेट को राइट ऑफ करोगे, कैलकुलेशंस डिफिकल्ट, कंसेप्ट बहुत आसान, ठीक है? देन टैक्स हॉलिडे ऑन स्टार्टअप्स। तो टैक्स हॉलिडे क्या होता है? पहले 10 साल में टैक्स नहीं देना होगा, तो इनकम तो हो रही है पर टैक्स नहीं दे रहा, फिर बाद में क्या होगा? रिवर्सल होगा, दिक्कत वाली बात है, तो उसमें भी 20 आता है। दिस अलाउंस ऑफ प्रोविजन अंडर सेक्शन 36, the provisions अलाउ नहीं है, ठीक है? अब बेटा ये AS22 का पार्ट नहीं, ये AS22 का पार्ट नहीं, ये तो ये कह रहा है AS22 अच्छे से समझना है ना, तो इनकम टैक्स के ये रूल्स तुम्हें पता होने चाहिए, तो तुम्हें AS22 समझना है। और हमने तो पढ़े नहीं, कोई टेंशन नहीं, हम है ना, हम समझे। जो टैक्स हॉलिडे वाला है, तो उसमें कैसे, मतलब टैक्स हॉलिडे में ऐसा होता है कि अगर इस साल पे नहीं करा तो हमारा अगले साल उसी 10 साल तक जो नहीं देना होता, तो ऐसा होता है कि 10 साल बाद हमें उसी इनकम पे भी देना है, ऐसे नहीं, तो फिर कैसे? पहले क्लैरिटी लाओ। इन सारे प्रोविजंस में
डेफर्ड टैक्स असेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगा, ये नहीं कह रहा मैं तो ये कह रहा हूँ ये वो रीजंस है जिनकी वजह से बुक प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट अलग अलग होता है। बुक प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली जो टैक्स बनना चाहिए और टैक्सेबल प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली जो टैक्स बनता है वो अलग अलग होता है इनकी वजह से। अब अगर ये रिवर्सल वाली चीजें हैं, आप कहते हो कि ये रिवर्स होगा तो फिर तो डीटीए और डीटीएल है, और अगर परमानेंट है तो फिर डीटीए डीटीएल नहीं है। ठीक है, जैसे अगर बात करें डोनेशन की तो सर ये परमानेंट नेचर का है, इसमें डीटीए डीटीएल नहीं है। फिर बात करें अपन 43B, सर ये भी पेमेंट बेसिस पे अलाउड वाला है, या तो अलाउड है या नहीं अलाउड है, मतलब रिवर्सल तो नहीं होगा, तो ये भी क्या है परमानेंट। डेप्रिसिएशन जो है ये है टेम्परेरी, इस पे डीटीए और डीटीएल आएगा। 3580 ये भी टेम्परेरी नेचर का है, क्योंकि वहाँ पे इनकम टैक्स में एक साथ अलाउड हो गया, वहाँ धीरे धीरे डेप्रिसिएशन अलाउड होगा, तो ये टेम्परेरी नेचर का। डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? खुशी तुम लोगों को नहीं आ रहा, क्योंकि तुमने 3580 पढ़ लिया, ये हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, पेमेंट वाला है, हाँ तो फिर ये टेम्परेरी। अगर कैश वाला है तो फिर ये क्या है परमानेंट। ठीक है, अब कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस ये भी टेम्परेरी है, मैं टेम्परेरी है, टैक्स हॉलिडे परमानेंट है, डिसअलाउंस ऑफ प्रोविजन परमानेंट। ठीक है, टेंशन नहीं, हम जब जब क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको टैक्स के प्रोविजन भी कैलकुलेट करके बताऊंगा, और ये भी मतलब टैक्स भी पढ़ाऊंगा, इन अकाउंटिंग भी पढ़ाऊंगा। हाल फिलहाल चीजें अभी जनवरी में है, उनको ये सारी बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक। सेक्शन 3580 में कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो 100% अलाउ करता है, अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन मिलेगा ना। हाँ वो आएगा आएगा, मतलब टेम्परेरी हो गया, टेम्परेरी। फर्स्ट पॉइंट ही कह रहा है, अब ये एएस को इसने बुलेट पॉइंट्स पे समझा रखा है। पहला पॉइंट कि ये एएस सिर्फ इनकम टैक्स को कवर करता है और किसी इनकम टैक्स को कवर नहीं करता, और किसी टैक्स को कवर नहीं करता। जीएसटी वीएसटी के लिए डीटीए डीटीएल मत बनाने बैठ जाना। जॉब ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू अप्लाई अक्रूवल कंसेप्ट, मतलब जितनी इनकम हो उतना ही टैक्स होना चाहिए। तो डीटीए क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि सर टैक्स का खर्चा ज़्यादा है। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, हमारा वो 5 लाख वाला एग्जाम्पल ले, 5 लाख वाला एग्जाम्पल ये कहता है कि मेरा जो टैक्स बनना चाहिए वो 15 लाख पे बनना चाहिए, क्योंकि 5 लाख मेरा बोनस में दूंगा, ये बेसिस पे अलाउड है। तो टैक्सेबल बुक प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 15 लाख। 15 लाख का 30% कितना होना चाहिए? 4,50,000। मेरा इनकम टैक्स का खर्चा कितना होना चाहिए? 4,50,000। लेकिन वहाँ कितना पे कर रहा हूँ मैं? वहाँ कितना पे कर रहा हूँ? पूरे 20 लाख का 30%, 6 लाख। एग्री हो कि नहीं हो बेटा लक्षिता? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो ये तो वही वाला एग्जांपल है 15 लाख और 20 लाख वाला। मैं कह रहा हूँ मेरे बिजनेस का प्रॉफिट कितना है? 20 है। उसमें मैंने अनाउंस कर दिया कि मैं एम्प्लॉय को बोनस दूंगा 5 लाख। मैंने अनाउंस कर दिया कि हो गया, इस साल की इनकम से रिलेटेड है, तो एज पर मैचिंग कंसेप्ट इसी साल का खर्चा है। तो अकाउंटिंग में तो ये खर्चा अलाउड हो जाएगा। अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 15 लाख। इनकम टैक्स में ये खर्चा तब तक अलाउड नहीं होगा जब तक मैं पे नहीं कर दे, तो मैं तो अगले साल पे करूंगा, इस साल पे नहीं किया, तो ये खर्चा अलाउड नहीं। वहाँ का प्रॉफिट कितना है? 20 लाख। 20 लाख का 30% टैक्स कितना बनता है? 6 लाख। मेरे प्रॉफिट के अकॉर्डिंग टैक्स कितना बनना चाहिए? 4.5 लाख। डन के नॉट? समझ में आया? तो सर अकाउंटिंग सीख रहे हैं, एएस किसके लिए होता है? अकाउंटिंग। इनकम टैक्स के लिए नहीं होता। इनकम टैक्स का इफेक्ट जो अकाउंटिंग का आ रहा है वो सीख। एज पर अकाउंटिंग, एज पर मैचिंग कंसेप्ट, टैक्स कितना बनना चाहिए? 4.5। पीएनएल से कितना रेट ऑफ होना चाहिए? एक्चुअली में जेब से पैसा कितना जा रहा है? 6। ठीक है, तो मैं एंट्री क्या पास करूँगा? समय मैं एंट्री पास करूँगा कि मेरा इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट, ये मेरा खर्चा कितने से रिकॉर्ड होना चाहिए? 4.5।
पर सर मेरे पास से जो पैसा गया वो कितना गया 6 लाख। तो अभी सिंपल तरीके से समझाता हूँ। टू बैंक पैसा जो गया वो कितना गया 6 लाख। सर जो 1.5 लाख रुपए मैंने ज्यादा किया, आप कह रहे हो ना अगले साल रिवर्स मारेगा, बेनिफिट अगले साल मिलेगा, तो क्या है मेरे असेट। तो एंट्री करूंगा डेफर्ड टैक्स असेट अकाउंट डेबिट 1.5। ये चीज समझा रहे हुआ कि नहीं हुआ अप्रूवल कंसेप्ट। पीएनएल में कितना जाएगा 4.5 लाख, लेकिन प्रॉफिट कितना है 50। समझे कि नहीं Yes, sir. क्लियर। अगले साल का भी बता दूं, अगले साल का भी बता दूं। अब अगले साल सारे डेटा सेम, यहाँ का प्रॉफिट 20 लाख है और वहाँ का प्रॉफिट में खर्चा अलाउड हो जाएगा कितना हो जाएगा 15। तो मेरे हिसाब से इनकम 20 लाख है तो टैक्स कितना होना चाहिए 6, बट तुम पे कितना कर रहे हो 4.5, तो अगले साल का खर्चा होना चाहिए 6। तो एंट्री होगी इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट 6 लाख, बट तुम पैसे दे रहे हो टू बैंक कितना 4.5 लाख। डन। बाकी का आपका असेट यूज आया ना, तो असेट क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा। तो एंट्री होगी टू डेफर्ड टैक्स एसेट अकाउंट 1.5। बिंगो। क्लियर। नेक्स्ट अब इसमें है ना बेटा ये दो चीज लेगा, एक लेगा करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। अब ये हम थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट, हमने कंसेप्ट सीख लिया, अब हम टेक्निकल टर्म सीख रहे हैं। तो जो मैं इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट लिख रहा था ना, एएस उसके लिए यूज करता है टैक्स एक्सपेंस। तो कहेगा टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 2। समझे। जो मेरे लिए पहले साल में 4.5 लाख, दूसरे साल में 6 लाख था ना, तो जिसको मैं इनकम टैक्स अकाउंट लिख रहा था उसको एएस क्या बोलता है टैक्स एक्सपेंस। इस साल का टैक्स एक्सपेंस क्या मानेंगे 4.5। ठीक है। वो कैसे मानेंगे, इंक्लूड करंट टैक्स। करंट टैक्स क्या जो एक्चुअली में मैं पे कर रहा हूं। ठीक है। तो वो कितना था 6 लाख एंड डेफर्ड टैक्स कितना 1.5 जो कि क्या हो रहा था माइनस हो रहा था। तो टैक्स एक्सपेंस इक्वल्स टू 4.5 लाख इक्वल्स टू करंट टैक्स 6 लाख माइनस 1.5। डन। और अगले साल में क्योंकि मेरा बुक प्रॉफिट 20 लाख था तो टैक्स एक्सपेंस कितना होना चाहिए 6 लाख। तो टैक्स एक्सपेंस मतलब 6 लाख इक्वल्स टू 4.5 लाख प्लस 1.5। डन। ये तो जाएगा मेरा पीएनएल में खर्चा। करंट टैक्स को जो मैं पे कर रहा हूँ वो राइट ऑफ हो जाएगा। मतलब पहली एंट्री होगी करंट टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, और फिर वो करंट टैक्स इस टैक्स एक्सपेंस से क्या हो जाएगा एडजस्ट हो जाएगा। जिसको एंट्री है हम समझ में आती है उसके लिए लिखते हैं। पहले साल की बात लिख रहा हूँ कि जब मुझे पे कितना करना पड़ेगा 6 लाख रुपए पे करना, तो जब पे करना पड़ेगा उसके लिए मैं लिखूंगा करंट टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये मैंने पेमेंट की एंट्री कर, फिर मैंने कैलकुलेशन किया कि मेरा टैक्स एक्सपेंस तो कितना है, एंट्री करूंगा टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 4.5 लाख टू करंट टैक्स 6 लाख, और यहाँ पे एंट्री करूंगा डेफर्ड टैक्स एसेट अकाउंट डेबिट 1.5। समझ में आया। तो करंट टैक्स से करंट टैक्स तो खत्म हो गया ना, इनकम टैक्स एक्सपेंस कहाँ चल जाएगा पीएनएल में, और डेफर्ड टैक्स एसेट क्या आ जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड में नॉन करंट एसेट्स क्या आएगा नॉन करंट एसेट्स। अगर ये एक साल में ही आ रहा है तो करंट में आएगा, और मल्टीपल ईयर्स में होगा तो फिर ये नॉन करंट में आएगा। जनरली आप जितने भी क्वेश्चन करोगे वो 3 से 4 सालों में रिवर्सल होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का आता है, और डेप्रिसिएशन तो बहुत लंबे सालों तक उसका इफेक्ट होता है। तो ये क्या आएगा नॉन करंट एसेट। Deferred tax asset and liability is tax calculated on timing difference। अब जिसको हम टेम्परेरी डिफरेंस बोल रहे थे ना, उसको क्या बोलता है ये टाइमिंग है। ये डिफरेंस किस वजह से आया सर, टाइम की वजह से होगा। इस साल उन्होंने अलाउ नहीं किया, अगले साल कर देंगे, तो डिफरेंस से टाइम नहीं कर अलाउ तो वो भी कर ही रहे, इस साल ना करके उस साल कर रहे। तो किसकी वजह से सर डीटीएल और डीटीएल सिर्फ किसकी वजह से आता है टाइमिंग डिफरेंस की वजह से।
परमानेंट डिफरेंस की वजह से नहीं आता। डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी इक्वल्स टू टाइमिंग डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय रेगुलर रेट ऑफ टैक्स। ये डीटीए डीटीएल क्या मानेंगे? वो जो टाइमिंग डिफरेंस है, कितने का था? 5 लाख मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। टैक्स रेट कितना हुआ? 30%। 5 लाख का 30% कितना हुआ? 1.5 लाख। तो डीटीए 1.5 लाख तो माना, ठीक है। नेक्स्ट, करंट टैक्स, टैक्स कैलकुलेटेड एज पर टैक्स लॉस। टैक्स एक्सपेंस, करंट टैक्स प्लस माइनस डेफर्ड टैक्स इफेक्ट। करंट टैक्स में डीटीए है तो माइनस करेंगे, डीटीएल है तो प्लस करेंगे, ठीक है। टाइमिंग डिफरेंस are those difference in accounting income and taxable income which are capable of reversal in future. This arise due to various tax provisions. इस वजह से arise होगा various tax provisions. सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। बढ़ो आगे देखिए। Yes, sir. सर अगर अगले साल तो अपनी टैक्स रेट चेंज हो गई तो हो गई। क्वेश्चन बहुत वैलिड है। अगले साल टैक्स रेट चेंज हो गई तो हम हर बैलेंस शीट डेट पे डेफर्ड टैक्स असेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिव्यू करेंगे कि अब हमें उसमें से कितना बेनिफिट वापस मिलने वाला है या कितना और हमें पे करना पड़ेगा। तो रेट चेंज हो रही है तो अमाउंट चेंज हो जाएगा ना। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि जो 5 लाख का खर्चा आज 30% से है, सरकार ने रेट चेंज कर दी 25%, तो आपको तो क्या लगा फ्यूचर में मुझे टैक्स कम पे करना पड़ेगा, तो मेरे लिए क्या है ये असेट। पर इस साल तो रेट 30% थी तो आपने असेट माना 30% से, 5 लाख का 30% 1.5 लाख। लेकिन अब बाद में 2 साल बाद पता पड़ा कि रेट 25% हो गई, तो जो रिवर्सल होगा वो 25% के हिसाब से होगा। तो डेफर्ड टैक्स असेट 5 लाख इंटू 25% कितना हो गई? 1,25,000। तो 25,000 से मेरा असेट टूट गया ना, कम हो गया। मैं राइट ऑफ कर दूंगा, पीएनएल में खर्चा मान लूंगा उसको। इस साल का टैक्स एक्सपेंस मान लूंगा। जिस साल में अपन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स चेंज होते हैं तो अपन करंट ईयर में उसमें इफेक्ट डालते हैं ना। ये तो हर बैलेंस शीट डेट पे कई बार ऐसा भी होगा कि जो आप मान रहे थे कि रिवर्सल होने वाला है पर हुआ ही नहीं, बाद में पता पड़ा कि आपका रिवर्सल हो ही नहीं पाए, तो फिर उस केस में आपको राइट ऑफ करने पड़ेंगे वो असेट्स और लायबिलिटीज को, ठीक है। तो करंट ईयर के प्रॉफिट में उसका इम्पैक्ट है। Permanent difference are those difference in the accounting income and taxable income which are not capable of reversal in future. This can be due to permanent allowance or disallowance. इस वजह से permanently allowed हुआ या disallowed हुआ। Okay. Next, accounting income means profit before tax. Taxable income means tax as per tax laws. Calculation of deferred tax हम इसमें नहीं पढ़ते क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझाया है। आप ये रट्टा मारने बैठोगे तो वो पॉश हो जाएगा, तेल ले लेना। मान लेते हैं, अब एक एग्जाम्पल चेंज करके समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरा जो बुक प्रॉफिट है सारे खर्चे माइनस करने के बाद आया 10 लाख और उनका जो टैक्सेबल प्रॉफिट है सारे खर्चे माइनस करने के बाद आया 18 लाख। डिफरेंस कितने का आया? 8 लाख। अब आपको इस 8 लाख के डिफरेंस को जज करना पड़ेगा कि ये जिस रीजन की वजह से आया है वो रीजन रिवर्सेबल है कि नहीं। आपने जज किया कि सर इस 8 लाख में से 2 लाख परमानेंट नेचर का है और 6 लाख रुपए रिवर्सल टाइमिंग डिफरेंस। तो जो टाइमिंग डिफरेंस उस पर आप रेट अप्लाई कर दो। 6 लाख का 30% कितना होता है? 1,80,000। 1,80,000 रुपए क्या है आपका डेफर्ड टैक्स। सर असेट के लायबिलिटी ये तुम्हें जज करना कि तुम अगर आज ज्यादा दे रहे हो बाद में कम देना पड़ेगा तो क्या है? असेट। आज कम दे रहे हो बाद में ज्यादा देना पड़ेगा। अब यार आप लोगों ने बीआरएस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा है। बीआरएस में किसी रीजन से बैलेंस बढ़ जाता है, किसी रीजन से बैलेंस कम हो जाता है। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे भी तो ऐसे ही होगा, किसी रीजन से बढ़ेगा और किसी रीजन से कम होगा। तो आप सर हमें नेट दिखाना है कि क्या दिखाना है? डिपेंड इसमें आता है। एक ही साल से लेट है तो नेट कर सकते, लेकिन किसी एक साल में असेट था दूसरे साल में लायबिलिटी है तो फिर नेट नहीं करोगे, अलग अलग करके आप दिखाओ, ठीक है। ये अभी अपन पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है कि? तो अब आपको ये वो बाद में पढ़ेंगे, जो बाद में पढ़ेंगे बाद में। अभी अपन 6 लाख की बात करें। सर ये जो 6 लाख भी है ना, ये पता है 6 लाख कैसे है? 10 लाख अलग है, 4 लाख अलग है। 10 लाख पॉजिटिव है और 4 लाख नेगेटिव है। फिर 10 लाख पे अलग कैलकुलेशन करोगे, 4 लाख पे अलग कैलकुलेशन करोगे।
एक की वजह से असेट आएगा, एक की वजह से लायबिलिटी आएगी, आप नेट करके दिखाओ। समझ में आया कि नहीं? देख बेटा, ये जो डेफर्ड टैक्स असेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है ना, मैंने जब नहीं पढ़ा था तब मैंने इसके बारे में सुना, पढ़ने से पहले तो मैंने क्या सुना था, ये एक ऐसी चीज है जिसका आप रट्टा नहीं कर सकते, आपको ये समझनी ही पड़ेगी। और उसने कहा था कि इवन अपने सर भी डायरेक्टली केस सुन के बता नहीं सकते कि असेट है कि लायबिलिटी। मतलब जिसके यहाँ अंदर में आर्टिकलशिप करता था उन प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो भी पहले तो केस बताएगा तो पहले पूरा अपने मन में रिव्यू करेंगे, उसके बाद जज करेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपका 6 लाख 10 लाख का खर्चा ऐसा है जो यहाँ अलाउड और यहाँ डिसअलाउड, यहाँ डिसअलाउड तो यहाँ इनकम ज़्यादा, मतलब टैक्स ज़्यादा, आज ज़्यादा दे रहा हूँ बाद में कम देना पड़ेगा, क्या है ये असर टैक्स। 4 लाख का ऐसा है कि जो यहाँ पे क्या कर दिया, अलाउ कर दिया, यहाँ पे इनकम कम, आज कम दे रहा हूँ बाद में क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा, तो क्या है ये लायबिलिटी। 10 लाख के अगेंस्ट में असेट क्रिएट हो रहा है, 4 लाख के अगेंस्ट में लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो 6 लाख का नेट असेट क्रिएट, समझेंगे नहीं समझे, सबको समझ में आया? तो ये देखो, अब इसको तो सारी चीजें कवर करनी है, तो ये क्या है, अलाउंस, डिसअलाउंस केपेबल ऑफ रिवर्सल और लॉस केपेबल ऑफ सेटलमेंट और डिफरेंस इन इनकम एज पर टैक्स एंड अकाउंट्स केपेबल ऑफ रिवर्सल। मतलब इस पूरे ब्रैकेट का मतलब है टाइमिंग डिफरेंस। इस पूरे का मतलब ही क्या है, क्योंकि टाइमिंग डिफरेंस है ही क्या, जो चीज केपेबल ऑफ क्या हो, रिवर्सल, ठीक है। उससे ये क्या लगा रहा है, रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल ड्यूरिंग दैट ईयर, इस साल में जो रेट एप्लीकेबल है। अगर आपको फ्यूचर की रेट पता है, जितना रिवर्स होगा उसी को असेट मानोगे ना। आज समझ लो कि मेरे को 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने वाले पे करने पड़ रहे हैं, पर मैं कह रहा हूँ 2 लाख के चक्कर में आगे जो रिवर्सल होगा, जो बेनिफिट मिलेगा वो 1.5 लाख का ही मिलेगा। तो असेट 2 लाख का मानोगे कि 1.5 लाख का मानोगे? 1.5 लाख का मानोगे। मतलब अब वो तो डिपेंड करता है ना फ्यूचर में रेट क्या होगी। तो अगर फ्यूचर की रेट आपको अभी से पता है, क्योंकि पता पड़ जाता है, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का प्रोविजन होता है, तो अगले साल की रेट तो पता होती है ना एटलीस्ट। तो फ्यूचर की अगर रेट पता है तो फ्यूचर की रेट पता ही नहीं है सर ये रिवर्सल तो डेप्रिसिएशन वाला रिवर्सल है, 10 साल तक तो चलेगा, उसके बाद 11वें साल से रिवर्स होना चालू होगा, तो 11 साल बाद मोदी जी क्या रेट रखे हमें क्या मालूम। तो जो इस साल रेट है वही क्या कर देंगे अपन, लगा देंगे, ठीक है। फिर जब रेट चेंज होगी तब हम रिवाइज कैलकुलेशन कर लेंगे। क्लियर है? अगले साल और इसमें देखते हैं, डू नॉट कंसीडर प्रोस्पेक्टिव रेट टैक्स रेट, ऑलवेज कंसीडर टैक्स रेट ऑफ इनेक्टेड और सब्सटेंटिवली इनेक्टेड टैक्स प्रोविजंस ऑन बैलेंस शीट डेट। 11 साल वाली डेट तो तुझे पता ही नहीं है ना, तो कौन सी डेट लेगा, जो इनेक्टेड है, जो अनाउंस हो चुकी, या सस्टेंटिवली इनेक्टेड मतलब जो अगले साल के लिए अनाउंस हो चुकी। मतलब अब आप इतना तो समझते ही हो कि जो इनकम टैक्स रिवाइज होता है वो कब होता है, बजट पीरियड। बजट कब आता है, 1 February, 2 महीने पहले, क्योंकि अप्रैल से साल चालू होगा। मीन्स अगर अब जो फरवरी आए, अब कौन सा फरवरी है, फरवरी 2025, तो ऑन फरवरी 25 जो रूल्स एंड रेगुलेशन पब्लिश होंगे ना, वो कौन से साल के लिए होंगे, 25-26 कौन सा, प्रीवियस ईयर, ये यार 25-26 प्रीवियस ईयर के रेट्स अभी पता पड़ रहे हैं। मतलब फरवरी 25 में जो पब्लिशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, असेसमेंट ईयर 26-27। अब इसको याद रखने का तरीका बताओ सर, पब्लिक को पता होना चाहिए ना कि वो कोई चीज बेच रहा है, खरीद रहा है, जो प्रॉफिट आएगा वो किस रेट से टैक्स है। तुम कहोगे नहीं तो सस्पेंस है, तो इस साल बेच दिया, फरवरी में बताएंगे तो तूने बेच दिया, वो कब किस साल से टैक्स नहीं। तो प्रीवियस स्टार्ट ईयर स्टार्ट होने से पहले ही आपको बता देते हैं, समझ में आया। अब
दिमाग तो लगेगा भाई, आप लोग थोड़े अपर लेवल के हो तो समझना पड़ेगा। मान लो मैं प्रीवियस ईयर 25-26 की बैलेंस शीट बना, तो बैलेंस शीट तो 31 मार्च को बनेगी ना। यहीं पे बैलेंस शीट बनाते समय तो डीटीए और डीटीएल की बात आएगी कि देखो मुझे पता है एज पर इनकम टैक्स इतना टैक्सेबल प्रॉफिट और एज पर बुक्स मेरा इतना प्रॉफिट, तो डीटीए और डीटीएल। तो इस मार्च को फरवरी जा चुका होगा, उस फरवरी में ये वाली रेट एप्लीकेबल आ गई होगी, तो अगले साल क्या रेट लगने वाली है मुझे पता होगी। तो अगर आपका रिवर्सल इस साल का है तो यही रेट लगा दो, और अगर आपका रिवर्सल अगले साल का है तो अभी जो रेट करंटली चल रही है वही लगा दो। मतलब नई वाली रेट अगर बाकी के आगे के सालों के लिए भी एप्लीकेबल है तो नई वाली रेट लगा दो, नहीं है तो जो रेट चल रही है वही रेट लगा दो। जैसे इस साल अगले साल की और इस साल की रेट सेम है, चेंज हुआ ही नहीं है, तो मैं वही रेट लगा दूँ। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब तुम तो काफी कुछ पढ़ चुके हो, तो एटीआर और एनटीआर भी समझ चुके हो, तो आपको आज ही एस्टिमेट लगाना पड़ेगा कि ये बंदा एटीआर लेगा कि एनटीआर लेगा, उसके हिसाब से टैक्स का रिवर्सल पता करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग एग्जॉस्ट हो चुके हो, क्योंकि तुम लोग नहीं हो, है ना। जर्नल एंट्रीज ऑलरेडी सिखा चुका हूँ तुम लोगों को जर्नल एंट्री, और मैं तो सजेस्ट करूंगा तुम इनसे पढ़ो ही नहीं। तुम जर्नल एंट्रीज भाई असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज पे क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट, वही वाले रूल से अपनी एंट्री खुद बनाना। पहला, फॉर क्रिएशन ऑफ डेफर्ड टैक्स असेट, तो क्या लिखते हैं यार? आपकी राइटिंग इससे अच्छी है। ये राइटिंग तो बहुत अच्छी है, बेकार है, छोड़ो। ये पीएनएल लिखा हुआ है कोई मतलब का नहीं है, ऐसा गंदा पीएनएल नहीं पढ़ाऊंगा आपको। सिर्फ जब हम पेमेंट करेंगे करेक्ट टैक्स से एडजस्ट करेंगे, इन सब की एंट्री मैं अलग से लिख देता हूँ। क्रिएशन ऑफ डेफर्ड टैक्स असेट, तो एंट्री होगी डेफर्ड टैक्स एसेट अकाउंट डेबिट, टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू करंट टैक्स। आ रहा है क्या माइंड में? जो भी लिखी थी वही हो, ठीक है। रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स असेट, तो रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स असेट क्या होगा? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स असेट। क्या वो पीएनएल से क्या हो जाएगा? राइट ऑफ करंट ईयर का खर्चा तो नहीं है ना, पिछले साल का रिवर्सल है ना, करंट ईयर से टैक्स नहीं है, वो एंट्री होगी आपकी। हाँ, तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। आप एंट्री होगी आपकी टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू करंट ईयर टैक्स टू डेफर्ड टैक्स असेट, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंगली आप लायबिलिटी की भी एंट्री कर लोगे तुम लोग। एंट्री होगी टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू करंट ईयर टैक्स टू टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। फिर रिवर्सल में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के ऊपर आ जाएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू करंट ईयर टैक्स, ठीक है। डेढ़ पेज बचा। DTA or DTL will be shown in the balance sheet on non-current asset and non-current liability. P&L effect in the account and entry will be shown in the tax expense. ठीक है। अब क्या है? Statement, ये तो कौन सी चीज है? Examples of timing difference, important theory question आता है इसके ऊपर। ये कौन कौन से एग्जाम्पल? ऊपर तो अपने प्रोविजन पढ़, उसमें सारे टाइमिंग डिफरेंस नहीं। ये है एग्जाम्पल ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, कल पढ़ेंगे 5%।